मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू फॉर्मूलेटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आपका बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, उसका सॉल्यूशन करने वाले मैथमेटिक्स के पेपर का। ठीक है, इससे पहले भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पीवाईक्यू का सॉल्यूशन हम दे चुके हैं आप लोगों को। तो आज का ये जो हमारा रहेगा मैकेनिकल का पीवाईक्यू है, फर्स्ट सेमेस्टर का है। पेपर कोड भी आपको मेंशन किया जा चुका है। यहाँ पे पेपर कोड है आपका 102102। मैकेनिकल का ये पेपर है आपको फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का पीवाईक्यू है। 2021 में इसका एग्जाम हुआ था। तो देखेंगे कि इस पीवाईक्यू के अंदर कितने सारे ऑब्जेक्टिव सवाल बने हुए हैं, कितने सारे सब्जेक्टिव सवाल बने हुए हैं, और सारे सवालों का एनालिसिस करने के बाद हम ये देखेंगे कि हम कितना सवाल करने के सक्षम हैं। ठीक है, तो चलिए, जो भी मैकेनिकल स्टूडेंट होंगे वो इस पीवाईक्यू के माध्यम से ये सीख सकते हैं कि उनके आने वाले एग्जाम में कौन कौन सा सवाल आएगा और कितना उनका तैयारी बिल्डअप हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन कोर्स के माध्यम से जो भी कुछ है, तो हमारे फॉर्मूलेटर एप्लीकेशन पे सारा कुछ उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो वहां पे विजिट करके एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। वहां पे वेल मेंटेन से जो भी आपका बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके माध्यम से कंप्लीट वहां पे पढ़ाया जा चुका है। आप वहां पे देख सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पेपर पैटर्न के बारे में। तो आप सभी लोगों को इतना पता होगा कि कितने तरीके के सवाल आते हैं और कितने सवालों को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो पहला जो सवाल हमारा होता है क्या, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें टोटल 10 सवाल होते हैं और किन्हीं 7 का सोल्यूशन हमको करना होता है और एक सवाल 2 नंबर के होते हैं। इसके अलावा टोटल 8 सवाल और आपको मिलेंगे जो कि सब्जेक्टिव मोड के सवाल होंगे, जिनका वेटेज 7 मार्क्स से 14 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन होता है। उन तरीके के सवालों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए, इस प्रीवियस ईयर के सीरीज में जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या है हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है वो कहता है क्या, इफ y इक्वल इंटीग्रेट 0 टू इंफिनिटी t टू द पावर 4 e टू द पावर माइनस में 2t स्क्वायर dt, देन द वैल्यू ऑफ y इज। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि सवाल को बनाना मेन मोटो नहीं होता है। सवाल तो हर कोई बना सकता है, जिसको अगर आइडिया है सवाल को बनाने का वो सवाल आसानी से बना सकता है। नहीं तो आप करिएगा क्या कि उस सवाल के अंदर मजदूरी करिएगा जिसका आपको कुछ आउटपुट निकलेगा नहीं। ठीक, तो जो भी आप इंजीनियरिंग के पेपर में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, सबसे पहले आप करिए क्या, किसी भी पेपर का सबसे पहले एनालिसिस करिए कि ये जो सवाल आया है किस टॉपिक से है, सवाल का स्ट्रेंथ क्या है, हमारा क्या वीकनेस है, हम अपने आप को कितना बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे वो सवाल बन जाएगा। ठीक, तो चलिए, सवाल हमको क्या दिया हुआ है, y इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी t टू द पावर 4 e टू द पावर माइनस में 2t स्क्वायर dt। ये आपको एक सवाल दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन है। पूछा है क्या आपसे कि इन चारों ऑप्शन में से इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा। तो अगर आप इस सवाल को सिंपली बनाने जाइएगा, किससे, सिंपली इंटीग्रेशन से अगर आप इसको लगाने जाइएगा तो बहुत पेचीदा होगा और उम्मीद है कि आपसे ये सॉल्यूशन निकल भी ना पाए। तो ये जो हमारा सवाल है किस पे बेस्ड है, बीटा गामा फंक्शन। सवाल क्या है हमारा, बीटा गामा फंक्शन पे बेस्ड है। और फॉर्मूलेटर एप्लीकेशन पे जो भी हमसे क्लास लोग कर चुके हैं उनको पता होगा कि बीटा गामा फंक्शन में हम इस तरीके का क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये आइडिया निकल गया कि ये बीटा गामा का सवाल है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। देखिए, इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। तो बीटा गामा फंक्शन में होता क्या है कि आपको बीटा का भी एक लिमिट का रेंज होता है, गामा का भी एक लिमिट का रेंज होता है। बीटे के फंक्शन का एक अलग वैल्यू होता है, गामा के फंक्शन का एक अलग वैल्यू होता है। तो ये दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। और इस दोनों इक्वेशन के ट्रांसफॉर्म से कितने सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है ये भी आपको याद रखना है। तो उन्हीं फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला क्या है,
स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं गामा फंक्शन का। स्टैंडर्ड फॉर्म गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है गामा n इक्वल 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x का पावर में 2n माइनस 1 e टू द पावर में माइनस में x स्क्वायर dx। ये जो है इक्वेशन हम यहाँ पे लिखे हैं गामा फंक्शन का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। निकला कैसे है? कन्वर्जन से निकला है, बीटा गामा फंक्शन के कन्वर्जन से निकला हुआ है ये। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना होता है। तो ये फॉर्मूला पे ही ये सवाल हमारा बेस्ड है। अब हमको करना क्या है? कंपैरिजन कर देना है। तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमको क्या दिया है? y इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी t टू द पावर 4 e टू द पावर माइनस में 2t स्क्वायर dt, इतना दिया हुआ है। e टू द पावर माइनस में x स्क्वायर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, e टू द पावर माइनस में 2t स्क्वायर हमारा क्या? डिराइव्ड फॉर्म है। ये हमारा क्या? डिराइव्ड फॉर्म है। इसको इसमें लाने के लिए हम लोग करेंगे क्या? देखिएगा, y इक्वल इंटीग्रेट 0 से इंफिनिटी, इसको हम कितना लिख सकते हैं? अंडर रूट में 2t का पावर 4 कर सकते हैं, डॉट e टू द पावर माइनस अंडर रूट में 2t का होल स्क्वायर dt कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। अगर आप करिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना? 4t का पावर 4 e टू द पावर माइनस में 2t स्क्वायर, ऊपर में 4 आया है तो नीचे में हमको क्या करना है? 4 का डिवीजन करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 1/4 कर देंगे। अब आप करिए क्या कि ये इक्वेशन है हमारा 2 एज्यूम कर लेते हैं। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। दोनों को अगर हम कंपैरिजन करते तो हमको क्या निकल के आ रहा है? हमको निकल के ये आ रहा है कि जहां पे x है वहां पे हमारा क्या निकल के आ गया? अंडर रूट में 2t। तो ये हमारा जो x है किसके बराबर है? अंडर रूट 2t के बराबर है। दोनों तरफ अगर आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, dx किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट में 2 dt। तो dx का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? इतना आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो पुट करते हैं यहाँ पे, पुट z बराबर एज्यूम कर लेते हैं अंडर रूट 2t। तो dz का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? अंडर रूट में 2t। अब आप इसको रिप्लेस कर दीजिएगा। सो देयरफॉर y इक्वल इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, आपको लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? जब हम जब हम t बराबर 0 रखेंगे तो z बराबर 0, जब हम t बराबर इंफिनिटी रखेंगे तो z बराबर इंफिनिटी। अंडर रूट में 2t, तो सबसे पहले ये 1/4 हमारा ये बाहर है, लिमिट अपना है। अंडर रूट में t है, इसके जगह पे कितना हो जाएगा? z का पावर 4 e टू द पावर माइनस ये कितना हो जाएगा? z स्क्वायर d dt को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? dz बाई अंडर रूट 2, dz बाई अंडर रूट 2। इतना हमारे पास वैल्यू इसका निकल गया। अब देखिए क्या है, कंपैरिजन जब करेंगे तो इतना तो चीज आ गया। अब देखिए है x का पावर 2n माइनस में 1, तो z का पावर 4। तो ये हमारा जो 2n माइनस 1 है किसके बराबर है? 4 के बराबर है। दिस इंप्लाइज n का वैल्यू कितना निकल गया? 5/2। ठीक, और ये अपने जगह पे वहां पे 2 है। तो देख, अब हम ओवरऑल लिख सकते हैं कि जो हमारे पास y है, आप इसको ऐसे कर लो, अगर हम इस 2 को उठा के इसके नीचे कर दें तो ये हमारा एक सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया है। उसी तरह अगर हम इस 4 को, और ये अंडर रूट 2 है, इसको मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दें 4√2y, सो देयरफॉर, तो ये हमारा यहां से कैंसिल हो गया और ये भी हमारा क्या यहां से हट गया। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? 4√2 बराबर कितना है? गामा n/2 बराबर गामा n के जगह कितना है? 5/2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से आपका वैल्यू कितना हो जाएगा y का? 4 दूना 8, 8√2 गामा 5/2। गामा 5/2 का वैल्यू देखिए कितना होता है। जो आपका गामा 5/2 है इसका वैल्यू होता है 3/4 अंडर रूट में पाई। 3/4 अंडर रूट में पाई, ये गामा 5/2 का वैल्यू होता है।
ये है 8√2, मल्टीप्लाई अगर आप करिए कितना हो जाएगा 3√पाई डिवाइडेड बाई 32√2। दोनों तरफ अगर आप √2 से ऊपर और नीचे गुना कर दीजिएगा कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 पाई डिवाइडेड बाई 64। देखिए ये जो सवाल था बहुत आसान था, लेकिन दिया है 2 नंबर में, लेकिन सवाल आपका तकरीबन ये 7 नंबर के रेंज का है। तो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एक चीज ये भी होता है क्या कि जो सवाल आपको 2 नंबर का दिखता है कभी कभी ये होता है तकरीबन 7 मार्क्स में भी निकल जाता है। अब कोई कोई सवाल ऐसा होता है जो वेटेज तो 7 मार्क्स का देगा, लेकिन जब आप बनाइएगा तो लगेगा कि ये शुरू होते ही खत्म हो गया, मतलब कि हाफ पेज में ही कंप्लीट हो जाता है। तो इसको देख के डरना नहीं है कि जो आप बनाए हैं वो गलत बनाए हैं। ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि जो आपका हाईएस्ट वेटेज का सवाल होता है उसका जो हमारा सॉल्यूशन जाए बहुत लंबा भी जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे वैसा होता है। ये 2 नंबर का सवाल था, बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड था। किस तरीके से हम इसको ये किए हुए हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। जो हमारे पास अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का बी। सवाल कहता क्या है कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ सेक्टर व्हिच पेरीमीटर इज के इज गिवन बाय। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। पहला ऑप्शन बोलता क्या है कि मैक्सिमम एरिया का वैल्यू के स्क्वायर बाई 16 आएगा। दूसरा के स्क्वायर बाई 4 दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन के स्क्वायर बाई 8 है। और फाइनली जो फोर्थ ऑप्शन है इसका वैल्यू के स्क्वायर दिया है। तो सवाल को देख के आपको पता चलना चाहिए कि जो सवाल पूछा गया है मैक्सिमा और मिनिमा से जुड़ा हुआ सवाल है, और इस तरीके का सवाल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे इसको बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमको दिया क्या है और मैक्सिमम एरिया क्या निकल के आता है। तो दिया गया है हमें पेरीमीटर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का बी, कितना दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है के दिया हुआ है। तो होता क्या है कि देखिए ये है हमारे पास सर्कल, ठीक, जिसमें होता है ये जो कंप्लीट होता है ये पेरीमीटर होता है। लेकिन ये पेरीमीटर कंप्लीट सर्कल का होता है जिसका अपना कहीं रेडियस होगा। यहां से एक ये रेडियस का है डिस्टेंस कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। यहां पे एंगल होता है आपका थीटा, यहां से यहां का डिस्टेंस आर, यहां से यहां का डिस्टेंस आर, ठीक। और आपसे पूछा दिया गया कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या दिया हुआ है, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या सेक्टर। इसका पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर का वैल्यू कितना होता है थीटा बट्टा 360 इंटू 2πr प्लस में 2r बराबर के। वैसे देखा जाए तो पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है आपका सेक्टर का, इतना होता है, ठीक। जितना भी एंगल होगा इस 360 के रेंज में जितना एंगल होगा तो थीटा बट्टा 360 इंटू 2πr प्लस में 2r, ये r और ये r पेरीमीटर होता है। इसी का वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पे। तो थीटा बट्टा 360 इंटू 2πr प्लस में 2r का वैल्यू कितना है के दिया हुआ है। यहां से आप निकाल लो थीटा, थीटा का वैल्यू कितना आएगा के माइनस में 2r, के माइनस में 2r इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई आर। ये जो वैल्यू निकल के आया हमारा किसका है थीटा का वैल्यू निकल के आया है। अब आपसे सवाल क्या पूछा है कि जो हमारे पास सेक्टर का पेरीमीटर जिसका वैल्यू के दिया हुआ है तो इस सेक्टर का मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ये कितना तक जाएगा 180 डिग्री तक। इसको थोड़ा बहुत हम यहाँ पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एरिया आपको ये आ सकता है, लेकिन आपको दिया गया क्या कि इस सवाल के अकॉर्डिंग कितना जाएगा। हालांकि ये सिर्फ एक फॉर्मूला का अकॉर्डिंग एरिया है, जब डेटा देगा तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपका एग्जैक्ट आंसर कितना निकल के आ रहा है, ठीक। तो चलिए एरिया होता है पेरीमीटर का, एरिया ऑफ पेरीमीटर इक्वल ए इक्वल थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहां पे लिखेंगे एरिया इक्वल थीटा का वैल्यू कितना है इतना है के माइनस में 2r 180 डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू 3
60। थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये से ये 2 टाइम्स, यहां से ये जाएगा आर आएगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 के आर प्लस में 2 आर स्क्वायर माइनस के साथ हमारे पास ए का वैल्यू इतना आएगा। अब देखिए होता क्या है कि आपसे मैक्सिमम पूछा है, क्या है मैक्सिमम, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम और मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करके जीरो करते हैं। तो लिखेंगे यहां पे 4 मैक्सिमा या मिनिमा डीए बाई डी आर इक्वल 0। क्यों हम डी आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, क्योंकि वेरिएबल हमारा क्या है रेंज, तो हम आपको यही दिखाए थे, तो ये जितना आगे जाएगा ये जितना आगे जाएगा वही तो हमारा मैक्सिमम आएगा। तो ये कहां पे वेरी कर रहा है आर पे ही वेरी कर रहा है, तो आर के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, तब देखिए कितना हो जाएगा डी ए बाई डी आर, इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट है के माइनस में 4r, इतना वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज r इक्वल k/4। r बराबर k/4 के वैल्यू पे ये जो आपका पेरीमीटर है एरिया सेक्टर का जो पेरीमीटर का वैल्यू के दिया था, तो के r बराबर k/4 के वैल्यू के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। सो देयरफॉर मैक्सिमम एरिया कितना निकलेगा इक्वल ए मैक्स, वैल्यू कितना है हमारे पास 1/2 के आर माइनस 2r स्क्वायर, 1/2 के इंटू आर का वैल्यू कितना है k/4 माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर, के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, यहां पे देखेंगे इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 1/2 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, 2 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32, तो के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। तो ये जो सवाल था इसका जो कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन आपका है उसका वैल्यू है आपका के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, और इस तरीके से हम देखेंगे कि के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 कहां है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। तो देख सकते हैं कि ये जो सवाल था इसको किस तरीके से बनाया जाता है, तो फर्दर अगर इस तरीके का सवाल अगर आपको आए तो आप बना सकते हैं। देखते हैं अगले सवाल की तरफ क्वेश्चन नंबर 1 का सी। तो देखिए अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सी। तो सवाल हमको कहता क्या है कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, तो देखिए है क्या 1 का सी, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2, और दूसरा कंडीशन है x 1/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, देन लिमिट x टेंड्स टू 1/2 fx बराबर व्हाट। ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का सी, एक हमको दिया गया है क्या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है जो 1/2 पे इसका डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, और जिसका रेंज आपका 0 से 1 तक है, और आपसे ये लिमिट पूछा गया है। ठीक, तो ये सिंपल सा सवाल कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से जुड़ा हुआ है। तो देखेंगे कि इसका सवाल का आंसर क्या निकल के आता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन हमको दिया है द वैल्यू, पहला ऑप्शन है हैज द वैल्यू 1/2, जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है हैज द वैल्यू 1, जो तीसरा हमारे पास वैल्यू है हैज द वैल्यू 2, एंड फाइनली जो दिया है डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए क्या है 0 से 1/2 के बीच में हमारे पास वैल्यू कितना, सॉरी फंक्शन कितना है एक्स स्क्वायर, और 1/2 से 1 के बीच में हमारे पास फंक्शन कितना दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है,
और ये जो आपके पास लिमिट दिया हुआ है ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, आप इसको नोट करिएगा, क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। और आप देख सकते हैं कि जब x टेंड्स टू 1/2, x टेंड्स टू 1/2, x टेंड्स टू 1/2, तब हम इसका कौन सा फंक्शन इन दोनों में से काउंट करेंगे। तो देखिए x 1/2 के बराबर है या फिर उससे कम है। जब कम है तो कहीं ना कहीं 1/2 है, कम का रीजन इधर है, ज्यादा का रीजन इधर है। और सवाल क्या है कि x टेंड्स टू 1/2, यानी कि इधर से कुछ अप्रोच कर रहा है 1/2 जाने के लिए, ठीक। दूसरा क्या है, x का वैल्यू जो है हमारे पास 1/2 से ज्यादा है, 1/2 से ज्यादा है, यानी कि ज्यादा वाले रीजन के लिए ग्राफ हमारे पास कौन सा काउंट होगा, x काउंट होगा। कम वाले रीजन के लिए ग्राफ हमारे पास कौन सा काउंट होगा, एक्स स्क्वायर काउंट होगा। तो इस लिमिट के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए कि x टेंड्स टू 1/2, यानी कि x जो है 1/2 की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं x क्या है, 1/2 से लेस है। तो 1/2 से x क्या है, लेस है। इस कंडीशन में हमारे पास fx क्या निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1/2 fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1/2 और fx की जगह क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। ये ऑप्शन देखते हैं कि 1/4 किसी में है, तो ऑप्शन 1 में सिर्फ और सिर्फ 1/2 है, ऑप्शन 2 में भी 1 है, ऑप्शन जो 3 हमारे पास इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, ऑप्शन 4 दिया है डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए क्या है कि ये जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आया है, इस एग्जैक्ट वैल्यू पे हमारे पास फंक्शन क्या निकल के आ रहा है, एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर पे वैल्यू क्या निकल के आया है, 1/4, जो कि देखा जाए तो इसमें नहीं है ये ऑप्शन। तो ये एक एग्जैक्ट पॉइंट हो जाता है, ठीक। और एग्जैक्ट पॉइंट अगर दे दिया है तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट ही होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का डी कहता क्या है, द if alpha beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equal 0, then limit x tends to alpha 1 minus cos ax square plus bx plus c divided by x minus alpha का whole square is equal to। तो सवाल जो दिया है कि अल्फा, if alpha and beta are roots of the equation ax square plus bx plus c इक्वल 0, और आपको पूछ रहा है क्या कि लिमिट x टेंड्स टू अल्फा 1 माइनस कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस में अल्फा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आपका कितना निकल के आएगा। तो देख सकते हैं कि सवाल सिंपल सा है, लिमिट का सवाल है जिसमें थोड़ा बहुत आपको अलजबरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया है। तो देखते हैं कि इस तरीके के सवाल को किस तरीके से बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अप्रोच यही रहता है कि x बराबर अल्फा हम रख के इस इक्वेशन में हम x बराबर अल्फा रख के चेक करते हैं और देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका वैल्यू कितना है, 0। कॉस में 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। न्यूमरेटर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। बाद में आते हैं डिनोमिनेटर में, x टेंड्स टू अल्फा है, x की जगह अल्फा करेंगे तो नीचे में भी क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0/0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जब कभी ये 0/0 के फॉर्म में अगर आ जाए तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो यहां पे लिखेंगे अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है। ये हो जाएगा आपका 0 माइनस
कॉस का हमारे पास डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस में साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसका हमारे पास वैल्यू निकल के आएगा 2ax प्लस में b। नीचे में हमारे पास आ जाएगा, इसका हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो 2 टाइम्स x माइनस में अल्फा, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर से हम चेक करेंगे, तो फिर से चेक करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0, यहाँ पे मेंशन किया है। साइन में 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। 0 में समथिंग का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, 0। ऊपर में हमको क्या आ गया, 0। नीचे में x टेंड्स टू अल्फा है, अल्फा रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। तो फिर से ये क्या है, 0/0 के फॉर्म में। फिर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या कहता है, फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, दो फंक्शन का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ये बाहर, डिफरेंशिएशन इसका प्लस ये बाहर, डिफरेंशिएशन इसका फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है, कितना आ जाएगा, 2ax प्लस में b, इतना निकल के आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे में सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास इसका वैल्यू कितना है, साइन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो साइन में इतना रखेंगे 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 में समथिंग का मल्टीप्लीकेशन, ये ओवरऑल क्या देगा हमको, 0 देगा। कॉस में इतना रखा हुआ है, क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कॉस में 0, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कॉस में 0 का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो 2ax प्लस b, 2ax प्लस b, तो यहाँ पास हमारे पास आ गया 2ax प्लस में b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे में 2 आ जाएगा। इसको ब्रेक करो, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4abax, ठीक, डिवाइडेड बाई 2। या फिर आप इसको ऐसे कर लो कि अल्फा बीटा क्या है, रूट है ना उसका, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर में c बाई ए आ जाएगा। ठीक, यहां पे हमको क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। तो यहां पे आप कर लो क्या कि यहीं से अगर हम a को यहां से निकाल दें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहां पे कितना आ जाएगा, 2x प्लस में b बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक, और अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस में b बाई ए होता है। देखते हैं, और x टेंस टू अल्फा, क्योंकि ये हमारा क्या था, टोटल लिमिट था, ये हमारा लिमिट में x टेंस टू अल्फा, तो यहां पे हम रख सकते हैं कि 2 अल्फा b बाई ए, और b बाई ए की जगह पे कितना रखेंगे, a स्क्वायर बाई 2 अल्फा माइनस b बाई ए की जगह कितना रखेंगे, माइनस में अल्फा माइनस में बीटा का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस में बीटा का होल स्क्वायर। देखते हैं ऑप्शन कितना आता है, ए स्क्वायर बाई 2 अल्फा माइनस में बीटा का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा इस सवाल का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। तो आप देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकला हुआ है। बस कुछ करना नहीं था आपको, थोड़ा बहुत ये बेसिक आपको पता होना चाहिए था, और थोड़ा बहुत ये शिफ्टिंग किया है ये भी आपको पता होना चाहिए था, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का ई, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के ई में हमको क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 का ई, क्वेश्चन नंबर 1 का ई। सवाल कहता क्या है, द सीरीज, एक हमारे पास सीरीज दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस
एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस में एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस डॉट 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 इच कन्वर्जेंस 4। ये हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 के ई में कि एक सीरीज हमको दिया गया है, पूछ रहा है क्या ये सीरीज कहां पे कन्वर्जेंस है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन का रेंज हम आपको दिख रहा होगा, -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। दूसरा ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स या फिर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 ओनली, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो जैसा कि सारा ऑप्शन हमको किस में दे रखा है, मॉड में दिया हुआ है एक सर्टेन लिमिट पे। तो ये जो सवाल है कन्वर्जेंस का पूछने का, ये पावर सीरीज से जुड़ा हुआ है। कैसे हमको पता लगे पावर सीरीज से जुड़ा हुआ है? पहला पावर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरीके से क्या है पावर हमारा बढ़ता जा रहा है। तो ये जो सवाल है आपका पावर सीरीज से जुड़ा हुआ है और इस तरीके का सवाल हम करा चुके हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले करते क्या है कि ये जो सीरीज हमको दिया है इसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं। तो सीक्वेंस हमारे पास कितना निकलेगा, un इक्वल माइनस में 1 का पावर में n प्लस 1 इंटू एक्स का पावर n डिवाइडेड बाई n। ये सीक्वेंस आपको खुद बनाना पड़ता है इस सीरीज को एनालाइज करके। अब आप n के डिफरेंट वैल्यू निकालते रखते जाइएगा तो वहां पे वो सीरीज हमारा फ्रेम होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम n का वैल्यू कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1 अगर रखेंगे तो और नीचे में 1 है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, x आएगा। अगर रखते हैं यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, -1 का पावर 3 निगेटिव साइन के साथ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक सीक्वेंस दिख गया। ठीक, ये सीरीज है, ये सीक्वेंस है। अब इसमें हम करते क्या है, n के जगह पे n प्लस में 1 यूज करते हैं। ये हो जाएगा n प्लस 2, एक्स का पावर में n प्लस 1 और नीचे में n प्लस 1, इतना आएगा। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, अब बाद में इसको रेशियो टेस्ट लगाएंगे। तो देखिए अब हम सीधे सीधे करते हैं रेशियो टेस्ट। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी u n प्लस 1 डिवाइडेड बाई un इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस में 1 का पावर में n प्लस में 2 इंटू एक्स का पावर में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इसके साथ, तो ये n डिवाइडेड बाई माइनस में 1 का पावर में n प्लस में 1 इंटू एक्स का पावर n, इतना लिख सकते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको रिवर्स कर दिए हैं, ये है un का वैल्यू हम क्या किए हैं, रिवर्स किए हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा इसका माइनस में x। इसका मतलब हमारे पास आ गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un का वैल्यू कितना है, माइनस में x आया है। जहां पे बीटा बराबर कितना है, माइनस में 1। बीटा क्या होता है, x जो होता है उसका मल्टीप्लायर होता है, कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे x का मल्टीप्लायर कितना है, -1 है, तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डी अलम्बर्ट्स, बाय डी अलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, बाय डिलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। और सारा का सारा वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, इस x के वैल्यू पे पूरा हमारा सिस्टम डिपेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है, x का वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगा उसी के अनुसार हम बता पाएंगे कि ये हमारा जो सीरीज है वो हमारा कन्वर्जेंस है कि नहीं, क्योंकि सारा ये जो वैल्यू है x पे डिपेंड हो रहा है। तो x के डिफरेंट वैल्यू पे हमारा डिफरेंट सीरीज का नेचर होगा। तो लिखेंगे क्या, बाय डिलम्बर्ट्स टेस्ट सीरीज मैग्नीट्यूड ऑफ x, अगर ये x से छोटा है, अगर ये जो हमारा x का वैल्यू अगर 1 से छोटा है, तब हम बोलेंगे क्या कि जो हमारा सीरीज है कन्वर्जेंस है। ठीक, वाइस वर्सा अगर हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ x अगर ये 1 से ज्यादा है, तब हम बोल देंगे क्या, डाइवर्जेंस है। ठीक, इसी तरह अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ x का वैल्यू अगर 1 आ जाए, बाय डिफॉल्ट अगर 1 आ जाता है, तो ये जो टेस्ट होता है ना, ये फेल हो जाता है। ठीक, मगर आपके सवाल में क्या पूछा है, कन्वर्जेंस के बारे में पूछा है। तो कन्वर्जेंस के लिए क्या हमारे पास आएगा, डिलम्बर्ट्स टेस्ट से कि मैग्नीट्यूड ऑफ x का जो वैल्यू है या फिर मॉड ऑफ x का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, हमारा x से छोटा होना चाहिए। इस अनुसार हम देख लेते कि हमारे पास ऑप्शन कितना है। ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ x या फिर मॉड ऑफ x लेस देन 1 ओनली जो लिखा हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं
अगले सवाल की तरफ। तो देखिए अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का एफ। ये भी सवाल हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज पे बेस्ड है। इसमें भी हमारा क्या कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पूछा हुआ है। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे ये भी सवाल है हमारा। दिया गया है क्या क्वेश्चन नंबर 1 का एफ, 1 का एफ, यूएन का वैल्यू हमारे पास अंडर रूट एन प्लस 1 माइनस अंडर रूट एन, साथ ही साथ वी एन भी दिया हुआ है। इसका वैल्यू है अंडर रूट एन का पावर में 4 प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर। ठीक, और आपसे पूछा गया है क्या कि आप बताइए कि यूएन कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस है। सिमिलरली ये भी पूछा गया कि बताइए कि जो वीएन है वो कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो चलिए, तो जैसा कि हमको यूएन भी दे रखा है सवाल में और वीएन भी दे रखा है, तो यहां पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे? कंपैरिजन टेस्ट। कौन सा? कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। और ये सारा चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं। कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un डिवाइडेड बाय vn। ठीक, इसका हमारे पास कुछ वैल्यू निकल के आता है। अगर वो वैल्यू 1 से छोटा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है वो हमारा कन्वर्जेंस है, या फिर ज्यादा आ गया तो डाइवर्जेंस है। इसी तरीके का होता है। तो देखिए है क्या है हमारे पास un और vn के बारे में हमको आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन क्या है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, un का वैल्यू कितना है हमारे पास? अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n डिवाइडेड बाय vn का वैल्यू कितना है हमारे पास? अंडर रूट n टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस n स्क्वायर। इतना हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, अब हम इसको करते क्या है, इन दोनों से अंडर रूट n को बाहर करते हैं। तो ये अंडर रूट बाहर कर लिया, कितना आ गया रिजल्ट यहाँ पे? 1 प्लस में 1 बाई n माइनस 1। इसमें से हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा एन स्क्वायर कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई एन टू द पावर 4 माइनस 1। इतना लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ है। n का पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n का पावर 4, रूट से बाहर निकलेगा n स्क्वायर, इसके साथ एलसीएम होकर ये आएगा, बट्टा में n स्क्वायर होगा जो इससे कैंसिल होकर ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास यही निकल के आ जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप हम ये भी देखते हैं कि ये क्या है, n का पावर कितना है? 1/2 है। n का पावर नीचे में कितना है? 2 है। इस पावर को अगर हम नीचे लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में 1/2। इस पावर को अगर हम नीचे लेके आएंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस में 1/2। जब हम इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 में से 1 गया 3/2, क्या है? 1 से ज्यादा है। ठीक, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई n का पावर में 3/2, 1 प्लस 1 बाई n माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर 4 स्क्वायर रूट माइनस 1। इतना लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां से देखिए ये जो टर्म होता है, ये जो टर्म होता है इनवर्स में n का पावर कुछ भी हो, यही होता है क्या? vn होता है। क्या होता है? vn। और vn का वैल्यू कितना है पावर में? 3/2 है। क्या है? 3/2। और क्या है? ये 1 से ज्यादा है। जब n का पावर, नीचे में n का पावर अगर 1 से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि कन्वर्जेंस है। क्या है? कन्वर्जेंस है। ठीक, अगर ये vn का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कितना आ गया? 1/2 हो जाए, 1 से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डाइवर्जेंस है। ठीक, तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना है? 3/2 है, जो कि क्या है? हमारा 1 से ज्यादा है। तो vn हमारा क्या है? कन्वर्जेंस है। vn क्या निकल के आ गया? कन्वर्जेंस है। अब देखिए जब vn कन्वर्जेंस है, ओवरऑल हमारा क्या है? un पे जाना है। un हमारे पास क्या निकल के आएगा? तो देखिए इसका अगर हम वैल्यू चेक करें तो जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू, अगर हम इन्फिनिटी करते हैं, यहाँ पे लिमिट अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, समथिंग में इन्फिनिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, तो 1 माइनस 1, ये ओवरऑल देखा जाए तो आपको 0/0 के फॉर्म पे निकल के जा रहा है। तो इस तरह क्या हो जाएगा? हमारा जो un है
ये डाइवर्जेंस शो कर देगा। क्या शो कर देगा? डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है क्या कि हमारा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि हमारा वैल्यू क्या कर रहा है? एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा ये निकल के आएगा, ठीक। और उसी पे हम लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पे ही हम क्या कर रहे हैं? उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहे। तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल भी आसानी से फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वेरिएबल ही हमारा वैल्यू है, वही है, ठीक। तो इस तरीके से Vn हमारा कन्वर्जेंस है, Un हमारा डाइवर्जेंस है। तो चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा है। UN डाइवर्जेंस है बट Vn कन्वर्जेंस। ऑप्शन नंबर जो 2 दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला जो सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, F हुआ था ना, ये G है, 1 का G, 1 का G। सवाल कहता क्या है कि लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0 और 1 माइनस एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या निकल रहा है। यानी कि दिया है आपको लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, फंक्शन है 1 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। इसका आपसे वैल्यू पूछा है। तो x का लिमिट क्या है? 0 है। इसी तरह y का लिमिट भी क्या है आपको? 0 है, ठीक। रख के देखते हैं। सबसे पहले तो यही करते हैं ना, माइनस 0 माइनस में 0 डिवाइडेड बाई 0 का होल स्क्वायर प्लस में 0 का होल स्क्वायर, 1 बाई 0 और समथिंग बाई 0 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, ठीक। सिंपल सा इन्फिनिटी हो रहा है और हम इसको किसी के पार्शियली रेस्पेक्ट भी पार्शियली डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो उसका वैल्यू भी हमारा क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो देखिए ओवरऑल ये जो लिमिट है इसका वैल्यू हमारा कितना निकल के आ रहा है? इन्फिनिटी निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस सवाल का, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 4 DNE डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारा क्या है? करेक्ट सॉल्यूशन है इस सवाल का। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर क्या है? 1 का H। तो सवाल आपको कहता क्या कि द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एट पॉइंट 3 माइनस 4 5 इज। सिंपल सा ग्रेडियंस आपसे पूछा है। एक फंक्शन है हमारे पास, तो फंक्शन कितना दिया हुआ है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और साथ ही साथ एक पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं। पॉइंट का वैल्यू है 3 माइनस 4 और 5 और आपसे पूछा क्या है? ग्रेडियंट का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए ग्रेडियंट ग्रेडियंट क्या होता है? डॉट एफ बराबर आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड इंटू एफ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डेल बाई डेल एक्स एफ प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई एफ प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड एफ। फंक्शन हमारे पास कितना है? फंक्शन इतना है। तो देखते हैं आई कैप डेल बाई डेल एक्स, एफ की जगह क्या रखेंगे? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना हम कर देंगे, ठीक। पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो हमारे पास करना क्या है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 बाई एक्स
मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इतना तो आएगा। अब करना किसके साथ है, पार्सली एक्स के साथ करेंगे तो वाई और जेड हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 2x और ये हमारा आई कंपोनेंट है प्लस, उसी तरह इसके साथ आएगा 2y जे कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, इसके साथ आ जाएगा 2z के कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना निकल के आ जाएगा। नीचे में हमारा एलसीएम क्या है, बराबर है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2xi प्लस में 2y जे कैप प्लस 2z के कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, देखिए 2, या फिर हम यहां से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमको करना क्या है, एट पॉइंट कितना दिया हुआ है 3 - 4 5, एट पॉइंट 3 - 4 एंड 5, इस पॉइंट पे देखते हैं वैल्यू कितना निकल के आता है 2, तो ये है हमारा 3i माइनस 4j प्लस 5k डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 16 25, ये कितना हो जाएगा 2/50 3i कंपोनेंट माइनस 4j कंपोनेंट प्लस 5k कंपोनेंट 1/25 3i कंपोनेंट माइनस 4j कंपोनेंट प्लस 5k कंपोनेंट। अब चेक कर लेंगे कि ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1/25, ठीक है, 3i माइनस 4j प्लस 5k, ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है इस सवाल का करेक्ट सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ग्रेडियंट किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। ग्रेडियंट कुछ और नहीं होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। अगर आपसे कर्ल पूछ दे तो ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके का चीज हम पढ़ा चुके हैं और आप जानते भी हैं, तो आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का आई सवाल कहता क्या है हमसे, if A and B are any two square matrices of order 2 × 2 then A plus B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है क्या कि जो हमारे पास A प्लस B है इसका होल स्क्वायर कितना होगा। तो मैक्सिमम बच्चे करते क्या है, यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनको तो बचपन में पढ़ाया गया है ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो बहुत स्टाइल से बोलते हैं कि देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, या फिर बोलते हैं क्या ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, और इस तरीके से यहाँ पे आंसर लगा के चले आते हैं। तो ये क्या है, ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख के अभी मिटा रहे हैं, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपको अलजबरा का। और ये हमारा जो डिटर्मिनेंट आता है, मैट्रिसेस आता है, ये भी अलजबरा का ही पोर्शन होता है, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है, इसका रूल्स होता है जो अलग होता है। ठीक, तो ये वाला जो अलजबरा, जो यहाँ पे सिंपल अलजबरा का फॉर्मूला था, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। होता क्या है, यहाँ पे देखते हैं, ए प्लस बी है, इसको करना क्या है, ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले ए का ए के साथ करेंगे, ए क्रॉस ए, इसका इसके साथ करेंगे ए क्रॉस बी, फिर इसका इसके साथ करेंगे बी क्रॉस ए, फिर इसका इसके साथ करेंगे बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए होता है ए स्क्वायर प्लस ये ए बी होता है, ये होता है आपका बी ए, और ये होता है आपका बी स्क्वायर। मैट्रिसेस में जो ए बी का मल्टीप्लीकेशन जो भी आएगा नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये जो ए बी होता है वो बी ए के बराबर नहीं होता है कि इसमें मैट्रिसेस में। तो इस तरीके से ये जो दोनों टर्म आपको दिख रहा है, दोनों क्या है, अलग अलग है।
इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होता तो सिंपल अलजेब्रा के फॉर्मूले पे जाता, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो आप चेक कर सकते कि ये ऑप्शन जहां होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपको ये ऑप्शन शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जे। क्वेश्चन नंबर 1 का जे सवाल कहता क्या है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस में y प्लस 3z इक्वल 4, x प्लस जेड इक्वल 2 और x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0 है। क्या है ये? क्या ये नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, या फिर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है? सबसे पहले करते क्या है कि सिस्टम को लिखते हैं। हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का जे। सिस्टम को लिखते हैं तो पहला इक्वेशन हमारे पास है x माइनस में y प्लस का 3z इक्वल 4 दे रखा है। दूसरे के लिए क्या है, x प्लस जेड इक्वल कितना है, 2 है, और x प्लस वाई माइनस में जेड इक्वल 0 है। ठीक, तो इक्वेशन तो 3 दिया हुआ है और इसके सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन निकलेगा, और निकलेगा तो कितना निकलेगा, या फिर इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हम देखते क्या है, इसको हम सिंपल बनाते हैं। जैसा कि ऑब्जेक्टिव का सवाल है तो इसमें हमको उतना पैनिक नहीं होना है कि अगर दिया हुआ है डिटर्मिनेंट का सवाल या मैट्रिसेस का सवाल तो इसको वही ऑपरेशन करके बनाएं। अगर आप इसको सिंपल वे में बना सकते हैं तो वही करिएगा। हम इसको सिंपल वे में ही बना रहे हैं। देखिए तो यहां से x प्लस में y का वैल्यू कितना निकल गया, z, और यहां से इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, x प्लस वाई, और ये x प्लस में z बराबर कितना निकल जाएगा, 2। तो आप यहां से देख लो, इसको देखते हैं, z का वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं, x प्लस में y इक्वल 2, यानी कि 2x प्लस में y इक्वल 2। इस इक्वेशन से अगर हम कंपेरिजन करें तो x माइनस y प्लस में 3, z का वैल्यू कितना है, x प्लस में y का वैल्यू कितना है हमारे पास, 4 दिया हुआ है। तो x माइनस में y इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं, इक्वेशन a एज्यूम कर लेते हैं। इसके लिए करते हैं x माइनस में y प्लस में 3x प्लस में 3y इक्वल 4। 3 और ये कितना होगा, 4x प्लस में 2y इक्वल 4। तो यानी कि 2x प्लस y इक्वल 2, ये इक्वेशन हो गया b। तो देखिए इक्वेशन जो हमारे पास a दिख रहा है वो क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल 2, और इक्वेशन b भी हमको दिख रहा है 2x प्लस वाई इक्वल 2। दोनों इक्वेशन क्या है आपका, एग्जैक्ट है और बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। जो इक्वेशन 1 है, सॉरी जो इक्वेशन a है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। सपोज करते हैं कि ये जो हमारा है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और जो इक्वेशन बी हमको निकल के आया है, सेम वैल्यू निकल के आया है, क्या है, इसका भी उतना ही वैल्यू निकल के आया है। तो कहीं ना कहीं इक्वेशन जो हमारे पास ए है इसी लाइन पे है, और जो इक्वेशन बी है इसी लाइन पे है। और आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूशन होने के लिए लाइन को काटना जरूरी होता है, कहीं ना कहीं उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होना जरूरी होता है। तो इस लाइन में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक, या फिर हम बोल सकते हैं कि ओवरलैप्ड है इस डेटा के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हम इसका नो सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, नो सॉल्यूशन। ये तो एक सिंपल सा तरीका था जो हम 9th 10th क्लास में अपने मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में पढ़कर आए थे। इस मैट्रिसेस में भी इसको हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक। उसके लिए करना क्या है आपको, इसके लिए डिटर्मिनेंट को बनाना है, इसके एलिमेंट को लिखना है 1 माइनस 1 3, यहां पे हो जाएगा 1 0 1 1 1 माइनस में 1, इतना। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना सकते हैं 4 2 0। उस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन करिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 लाइएगा, आपको क्या निकलेगा, यही रिजल्ट निकल के आएगा, ये और ये। वहां से भी आप करिएगा क्या कि इसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। जब सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते हैं तो नो सॉल्यूशन वहां भी आपको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक।
तो ये था आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पेपर कोड 102102 का मैकेनिकल का फर्स्ट सेमेस्टर का था, जो कि 2021 में सवाल पूछा गया था। ठीक, तो आगे के सवाल जो भी है इसके कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए आपको फॉर्मूलेटर एप्लीकेशन पे ये सारा जो भी हमारे पास सवाल है पीवाईक्यू का कंप्लीट वहां पे रिकॉर्डेड सेशन में पड़ा हुआ है। साथ ही साथ ये भी है कि जो भी आपके सेमेस्टर में पढ़ाई होती है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, इसका कंप्लीट सिलेबस न्यू पैटर्न पे हमारे स्टोर पे फॉर्मूलेटर के स्टोर पे है। आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको ये हमारा सारे सवाल का सोल्यूशन अगर अच्छा लगे, बताने का तरीका ठीक लगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कोई सजेशन हो वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।